The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोटोग्राफी एंड फोरेंसिक फोटोग्राफी. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके सिलेबस से. और फोरेंसिक फोटोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में. हमें ये पता है कि जैसे ही हम डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ही हम क्राइम सीन पे विजिट करते हैं, हमें क्या करना होता है, क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करना होता है. और अभी क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स होते हैं. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्राइम डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे करते हैं. या तो हम नोट्स बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं नोट मेकिंग. हम नोट क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. जैसे ही आप क्राइम सीन पहुंचते हो, विजिट करते हो, तो क्राइम सीन बैरिकेशन से ही आप नोट मेकिंग शुरू कर देते हो. नोट मेकिंग के बाद आते हैं स्केचेस. सो स्केचेस भी हम बनाते हैं, पर ये भी टेक्निक जो है वो अब आउटडेटेड हो गई है. ऑफ कोर्स हम यूज करते हैं स्केचेस, अभी भी हम स्केचेस बनाते हैं, रफ स्केच बनाते हैं, फिर कन्फर्मेटरी स्केच बनाते हैं. तो स्केच कितने तरीके का होता है? जो स्केचेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है रफ स्केच और एक होता है फाइनल स्केच. सो फाइनल स्केच में सारे मेजरमेंट्स होते हैं कि अगर कोई बॉडी प्रेजेंट है क्राइम सीन पे, तो बॉडी से कितने कितने डिफरेंस पे कोई भी एविडेंस प्रेजेंट है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर क्राइम सीन पे प्रेजेंट है तो वो बॉडी से कितनी दूर प्रेजेंट होते हैं. तो वो फाइनल स्केच में हम जो रफ स्केच बनाते हैं, जो भी आपको सामने क्राइम सीन दिख रहा है वो बिल्कुल बना लेते हैं. एंड जो आप सभी कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में गए होंगे तो फर्स्ट ईयर में बच्चों को रफ स्केच बनाना सिखाते ही है कॉलेज में. तो आप सिर्फ एक नोटबुक उठाते हो, क्राइम सीन जो हमने क्रिएट किया होता है कॉलेज कैंपस में या लैबोरेटरी में, तो आप वो देख के बना लेते हैं. फिर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, फिर फाइनल स्केच बनाते हैं. ऑफ कोर्स ये जो मेथड्स हैं क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन का, नोट मेकिंग भी डॉक्यूमेंटेशन में आता है, स्केचेस भी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं. और अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसकी एविडेंशियल वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है वो होते हैं फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स. ओके, सो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रियल क्राइम सीन का पिक्चराइजेशन होता है ना. और वो सारे लोग, अब जजमेंट कौन करता है? जज जजमेंट देते हैं. जो भी लॉयर्स होते हैं वो अपनी पार्टी के लिए क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं. एंड हर लॉयर अपनी पार्टी को ही सिक्योर करना चाहता है, उनको बचाना चाहता है. इवन कोई क्रिमिनल पार्टी क्यों ना हो, कोई ना कोई तो ऐसी पार्टी होगी जिसने कोई गड़बड़ करी है, बट उनका लॉयर भी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. इट्स ऑल अबाउट इट. पर हमेशा क्या होता है कि क्योंकि वो क्राइम सीन नहीं देखते हैं, है ना. तो क्राइम सीन कौन देखता है?
जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है वही रियल क्राइम सीन देखती है, पर कोर्ट में हमें इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं या फिर उनको भी एक्चुअल क्राइम सीन था वो दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोग्राफ एंड फोटोग्राफ। इसी वजह से वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोरेंसिक फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोरेंसिक फोटोग्राफी को समझने से पहले हम फोटोग्राफी समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है? आज रेगुलर डेज में हम रैंडमली अपने फ़ोन पे फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो आप 100 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जा रहे हैं तो भी आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेते हैं। इतना ईजी है आज हम फोटोग्राफ्स जो क्लिक करते हैं, पहले इतना इजी नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ फोटोग्राफी। अगर हम डेफिनेशन बताएं फोटोग्राफी की तो क्या बताएंगे? फोटोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग लाइट। इंपॉर्टेंट, जब आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं आप ये नहीं सोचते ना कि यू आर कैप्चरिंग लाइट, हम ऐसा नहीं सोचते, बट इट इज कैप्चरिंग लाइट विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा। कैमरा आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप क्या कैप्चर कर रहे हो? लाइट को कैप्चर कर रहे हो, यूजुअली वाया डिजिटल सेंसर और फिल्म। अब ये हम लाइट कैप्चर कैसे कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट तो कैमरा है, अब ये जो कैमरा आपका इंस्ट्रूमेंट है वो लाइट कैसे कैप्चर करता है? अपने डिजिटल सेंसर की वजह से या फिर फिल्म की वजह से। अगर आपको बहुत पहले का याद होगा, कभी आपके पेरेंट्स बात करते होंगे तो याद करो, पहले जो कैमराज आते थे उसमें रील लगानी पड़ती थी, है ना। उसमें हम एक रील लगाते थे, यूजुअली हम उसे रील कहते हैं, बट वो जो नेगेटिव, हम उसे नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करके फोटोग्राफ्स बनाई जाती थी पहले, है ना। सो एक छोटे छोटे नेगेटिव ब्राउन कलर का पेपर होता है, पेपर नहीं कहना चाहिए, फिल्म, एक ब्राउन कलर की फिल्म होती थी जिसमें लाइट कैप्चर करी जाती थी। और उसके बाद फिर हम कहाँ भेजते थे? हम भेजते थे किसी ऐसे पर्सन के पास जो उसे डेवलप कर सके। उस नेगेटिव फिल्म को डेवलप करना होता था, तब जाके हमें वो फोटोग्राफ मिलती थी। आप सभी के घर में ऐसे फोटोग्राफ्स जरूर होंगे जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, या फिर आपके पेरेंट्स की फोटोग्राफ्स। यूजुअली अभी बहुत टाइम हो गया, आप सारे जो नए बच्चे हैं अभी बहुत यंग है, क्योंकि जो फोन्स हैं वो बहुत पहले से आ चुके हैं अब, है ना। जब फोन में कैमरा नहीं होते थे या जो फोन के कैमरा थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते थे, तब हम ये वाली फिल्म वाली कैमराज यूज़ करते थे। तो फिल्म वाला कैमरा यूज़ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट हम आज के टाइम पे हम एक डिजिटल सेंसर के थ्रू लाइट कैप्चर करते हैं। पहले हम फिल्म के थ्रू लाइट कैप्चर करते थे। ये जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, कोई भी इमेज क्रिएट करने के लिए हमें कैप्चर करते थे फिल्म में या फिर डिजिटल सेंसर में। विद द राइट कैमरा इक्विपमेंट यू कैन इवन फोटोग्राफ वेवलेंथ। अब यहाँ पे बात आती है वेवलेंथ फोटोग्राफ करने की। अभी हम कहीं पे पिकनिक जा रहे हैं तो फोटोग्राफ नहीं क्लिक कर रहे हैं, हम कहीं पे घूमने गए तो फोटोग्राफ क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। और अगर हम सही इक्विपमेंट यूज करें तो हम वेवलेंथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो इनविजिबल लाइट होती है, जो लाइट वेव्स होती हैं, वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो ह्यूमन आईज में हम नहीं देख पाते। हम यूवी कैमराज यूज कर सकते हैं, हम आईआर कैमराज यूज कर सकते हैं, हम रेडियो कैमराज यूज कर सकते हैं, है ना। सो जो आईआर, जब कभी कभी आपको कभी फ्रैक्चर हुआ हो या फिर आपके फैमिली फ्रेंड में किसी को भी फ्रैक्चर हुआ हो, तो आपने देखी होगी वो जो फिल्म एक्सरे फिल्म आती है ना, उसमें आपकी बोन्स की पिक्चराइजेशन, और आप ओडोंटोलॉजी में भी देखोगे कि हम हमारे टीथ की भी रेडियो फोटोग्राफी करते हैं। रेडियो फोटोग्राफी में जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं टीथ के, आप बोल सकते हो जो रूट वाला एरिया है वो भी हम देख सकते हैं। हम अब टूथ की क्यों रेडियो फोटोग्राफी करते हैं? अब हम टूथ की हम रेडियो फोटोग्राफी क्यों करते हैं? सो दैट हमको अरेंजमेंट पता चल सके। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मेथड है। कोई एनोमैली है तो वो पता चल सकती है, कोई एक्सटर्नल उसमें, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे दांत सड़े हुए हैं तो मैंने कैपिंग करवा ली, तो ये सारी चीज़ें भी रेडियो फोटोग्राफ्स में पता चल जाती है। और ये हम कैसे कैप्चर कर पा रहे हैं? अगर आप अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करोगे तो आपके फ़ोन का कैमरा ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता। वो लाइट कैप्चर करेगा, जो दिख रही है चीज़ें जो विजिबल है उन्हें ही कैप्चर करेगा, बट हम कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स के थ्रू हम रेडियो वेव्स को कैप्चर कर सकते हैं, हम आईआर वेव्स को कैप्चर कर सकते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब याद करो डीएनए के डेवलपमेंट में, जब डीएनए हमें नहीं पता था कि क्या होता है, जब साइंटिस्ट सारे मेहनत कर रहे थे ये पता लगाने के लिए कि डीएनए कैसा दिखता है, क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तब हमने आईआर और रेडियो फोटोग्राफी के थ्रू ही आइडिया लगाया था कि किस तरीके से डीएनए के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हम आज डीएनए का पढ़ते हैं, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो भी पता लगाने में आईआर और रेडियो फोटोग्राफी नहीं कह सकते, आईआर फोटोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Okay, the first permanent photograph was captured in 1826.
ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री आप पढ़ लो। मैं इन जनरल फोटोग्राफ की बात कर रही हूँ, फोरेंसिक फोटोग्राफी अभी हमने पढ़नी शुरू नहीं करी है। ओके, सबसे पहले जो फोटोग्राफ थी परमानेंट फोटोग्राफ वो 1826 में ली गई। अब ये थोड़ी डिस्प्यूटेड डेट है तो 1827 भी हम इसे मान सकते हैं। तो 1826 या 1827 में सबसे पहली परमानेंट फोटोग्राफ क्लिक करी गई थी। और किसने क्लिक करी थी? सर जोसेफ ने क्लिक करी थी। अब क्या क्लिक करा था उन्होंने? फ्रांस के थे वो, फ्रांस के रहने वाले थे, वहीं पे फोटो क्लिक करी थी। इट शोज द रूफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज लिट बाय द सन। सो एक रूफ टॉप रैंडम फोटोग्राफ थी जो लाइट उन्होंने कैप्चर करी थी छत में, रूफ टॉप किसी रैंडम हाउस का रूफ टॉप जिसमें सूर्य की किरणें या फिर जिसमें सन रेज पड़ रही हैं। रैंडमली उन्होंने क्लिक करी थी। उन्होंने ये सोच के क्लिक नहीं करी थी कि वो हम फोटो खींच रहे हैं, उनको लाइट कैप्चर करना था, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का दिमाग अलग चलता है ना, तो उनको लगा था कि मैं लाइट कैप्चर करने वाला हूँ, इस वजह से उन्होंने रूफटॉप की पिक्चर क्लिक करी थी। अब हम शिफ्ट होंगे फोरेंसिक फोटोग्राफी में। फोरेंसिक फोटोग्राफी क्या है? मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है कि जब कोई भी अदर एरिया या स्पेशलाइजेशन फोरेंसिक से जुड़ जाता है तो यहाँ पे जो फोटोग्राफी है वो किससे अटैच हो रही है? फोरेंसिक से अटैच हो रही है। तो अल्टीमेटली ये फोटोग्राफी किससे जुड़ गई? ये जुड़ गई लॉ से। ये किससे अटैच हो गई? लॉ से अटैच हो गई। तो फोरेंसिक फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी है जो कि हम लॉ को बेनिफिट देने के लिए क्लिक कर रहे हैं। अब लॉ के बेनिफिट के लिए, फिर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे हुआ? हम क्राइम सीन की फोटो कर रहे हैं, है ना। हम क्राइम सीन की फोटो क्लिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वो कोर्ट में दिखानी है ताकि जज को पता चल सके कि क्राइम सीन कैसा था, है ना, या फिर लॉयर्स को पता चल सके कि एक्चुअल क्राइम सीन कैसा था। तो ये हम कहीं ना कहीं लॉ से, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर रहे हैं या उससे जोड़ रहे हैं, या क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए, या क्राइम को सॉल्व करने के लिए, सॉरी, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्राइम को सॉल्व करने के लिए जब हम फोटोग्राफी यूज कर रहे हैं, अब उन फोटोग्राफ्स को हम एज अ एविडेंस यूज करेंगे तो वो फोरेंसिक फोटोग्राफी कहलाएगी। कहीं भी फोरेंसिक ऐड हो जाता है तो आंख बंद करके आपको ये समझ जाना है कि वो पर्टिकुलर फील्ड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करी जा रही है। ठीक है, डेंटिस्ट्री होती है ना, आपके डेंटल एनोमैलीज, आपके डेंटल स्ट्रक्चर्स, तो ये तो आपकी डेंटिस्ट्री का पार्ट है। बट फोरेंसिक डेंटिस्ट्री जैसे आ गई तो हम इन सारी नॉलेज को कहाँ लगा रहे हैं? इन सारी नॉलेजेस को हम लगा रहे हैं आपके लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में केस सॉल्व करने के लिए। दो फोरेंसिक डेंटिस्ट्री हो जाएगी। सो लाइक दैट। अगर हम फोटोग्राफी वर्ड का ओरिजिन देखें तो ये ग्रीक ओरिजिन है। फ्रांस में सबसे पहली फोटो खींची गई थी, बट इस वर्ड का ओरिजिन क्या है? ग्रीक ओरिजिन है। फोटोज मीन्स, हमको पता है फोटोज मीन्स लाइट एंड ग्राफोज मीन्स राइटिंग। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी याद करो। क्रोमेटोग्राफी फोटोग्राफी जैसी नहीं लग रही? फोटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी। सो एक कंपैरिजन कर लेते हैं। ग्राफी ग्राफोस वर्ड से आता है विच मीन्स राइटिंग। फोटो का मतलब लाइट होता है, वी नो दैट, है ना। जब लाइट और राइटिंग को हम अरेंज करते हैं, मतलब जब आप लाइट कैप्चर कर रहे हो तो उसको हमने फोटोग्राफी बोला। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी का रियल मीनिंग क्या हुआ? कलर राइटिंग। फोटोग्राफी का रियल मीनिंग क्या हुआ? लाइट राइटिंग। क्लियर? सो ये ग्रीक वर्ड से आता है। फोटोज का मतलब होता है लाइट, ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। फोरेंसिक फोटोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1851। अब बात कर रहे हैं हम फोरेंसिक फोटोग्राफी की, मतलब लॉ में केसेस सॉल्व करने में फोटोग्राफी का यूज सबसे पहले 1851 में हुआ था बेल्जियम में। अब थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ठीक है, फोरेंसिक फोटोग्राफी का ओरिजिन एंड ऑल दैट, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, बट आप ये डेट्स ध्यान में रख सकते हैं। एंड इट बिकेम एडवांस टेक्नोलॉजी इन 1970s तक तो बहुत एडवांस हो गई थी फोटोग्राफी एज कंपेयर टू अर्ली डेज। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव स्ट्रेच्ड आउट इट्स यूज एवर सिंस। फोटोग्राफी इज यूजफुल टू एसेस एन ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड लोकेशन, इट्स रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। क्राइम सीन है, चलो एक क्राइम सीन बनाते हैं। लेट्स से दिस इज द क्राइम सीन। ये कोई हॉल है किसी घर का, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ पे इनके घर का सोफा है, ठीक है, यहाँ पे टेबल है, इस पे लेट्स से गन रखी हुई है, गन रखी है, यहाँ पे वॉल है, फ्लावर पॉट है, लेट्स से ये गेट है, गेट पे भी ब्लडी फिंगरप्रिंट्स है, लेट्स से ब्लडी फिंगरप्रिंट्स है, और यहाँ पे नाइफ भी है, यहाँ पे नाइफ भी है, और लेट्स से यहाँ पे सम अल्कोहल बॉटल, ग्लास, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या हो सकता है? लेट्स से वॉल में यहाँ पे एक पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग में भी
फिंगरप्रिंट्स हैं या ब्लड फिंगरप्रिंट्स हैं। तो ये आपका एक क्राइम सीन मैंने बना दिया। क्राइम सीन ये है, अब इसकी हमको फोटोग्राफी करनी है तो डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफी करनी है ना। ऐसा तो है नहीं जिस एंगल से सबसे अच्छा सुंदर, अब हम हमारी फोटोज खींचते हैं तो कैसे देखते हैं कि फोटोज सुंदर आए, हम उसमें अच्छा लगे, हमारा बैकग्राउंड उसमें अच्छा लगे, दैट्स द बेसिक नीड ऑफ अ फोटोग्राफ। पर जब आप क्राइम सीन की फोटोग्राफी करोगे तो आप सारे एंगल से क्लिक करोगे। अभी जो मैंने क्राइम सीन बनाया वो हम कैसे देख रहे हैं, हम वो ऊपर की एंगल से देख रहे हैं, तो हमको फोटोग्राफ भी वैसी खींचनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हम कोर्ट में जजेस को, लॉयर्स को और हमारे उन सारे मेंबर्स को जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो ये देख सके। तो हमको कैसी पिक्चर उनको दिखानी पड़ेगी जो ऊपर से सारी चीजें फोकस करती है, और ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, सिर्फ डेड बॉडी नहीं आनी चाहिए। उसमें आपको गेट भी दिखना चाहिए, उसमें आपको अल्कोहल बॉटल भी, नाइफ भी, टेबल भी, और ये लेट्स से पेंटिंग, ये सारा कुछ दिखना चाहिए। तो हमें इस तरीके से फोटोग्राफ लेनी है कि सारी चीजें आ जाए, और वो फोटोग्राफ देख के हम क्या समझ पाएंगे कि अच्छा डेड बॉडी से गेट कितना दूर है, डेड बॉडी से सोफा कितना दूर है या काउच कितना दूर है, डेड बॉडी से वो टेबल कितनी दूर है जिसपे गन रखी है, या वो टेबल कितनी दूर है जिसमें कोई पॉट है, लेट्स से उसमें ब्लड स्पैटर्स हैं। तो ये सारी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं, और इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ। अब मैंने ये रफ स्केच बनाया, मैंने भी ये क्या रफ स्केच, ये तो इमेजिनरी क्राइम सीन मैंने क्रिएट किया, बट ये क्या है, ये भी एक तरीके का स्केच है जो मैंने ड्रॉ करा आप सभी को मेरी बात समझाने के लिए, है ना। तो ऐसी ही अपनी बात समझाने के लिए कोर्ट में हम स्केचेस प्रेजेंट करते हैं, हम फोटोग्राफ्स प्रेजेंट करते हैं, हम वीडियोग्राफ्स दिखाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। Okay, the other objects, yes, which is difficult to explain. अब आप कोर्ट में एक्सप्लेन एग्जैक्ट नहीं कर सकते, सबका इंटरप्रिटेशन जो स्किल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वो अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। पर जब आप एक स्केच के थ्रू समझाते हो, जब आप एक फोटोग्राफ के थ्रू समझाते हो, तो सबको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इसी वजह से फोटोग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ्स ऑफ अ क्राइम सीन वेर एबल टू फर्निश द डिजायर एक्सप्लेनेशन ऑफ मेनी केसेस। तो बहुत सारे केसेस में जो ये एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी भी नहीं पड़ती एट टाइम्स। सो दिस इज अबाउट फोरेंसिक फोटोग्राफी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, प्रोसीजर्स है फोरेंसिक फोटोग्राफी की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक फोटोग्राफी, which is really very important. Please keep these small things in your mind and you are good to go with this topic. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. And अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अब हमने एक नया चैनल बनाया है फोरेंसिक साइंस इंग्लिश, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी जाके आपको वो चैनल सब्सक्राइब कर देना है। वो चैनल है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए जिनको हिंदी में डिफिकल्टी होती है एंड वो नहीं समझ पाते हिंदी एज सच, बिकॉज वो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो इस वजह से हमने वो सेपरेट कर दिया है। बट आपको वो सब्सक्राइब करना है। गो टू दैट चैनल, सब्सक्राइब दैट चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज जो हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे अपलोड करेंगे। So thank you so much everyone again. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.